नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले हड़ताल में नहीं जा सकते सरकारी कर्मचारी, कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षण। केरल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स आरबीआई करेगा जारी। अप्रवासी भारतीय फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत कर सकेंगे निवेश। 2022-23 के बजट में हुई थी इसकी घोषणा। अमेरिका ने मधुमक्खियों की पहली वैक्सीन को दी मंजूरी। अमेरिकी फुलब्रूड बीमारी से बचाना है मकसद। बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ ने किया इसे तैयार। ओजोन छिद्र के साल 2066 तक भरने का अनुमान मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से हुआ संभव। SAOD रिपोर्ट का दावा। और नहीं थम रही है भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग। 29 सालों में 989 कर्मियों की मौत। सोशल अवेयरनेस सोसाइटी फॉर यूथ ने किया खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने केरल सरकार से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए दिया है जिन्होंने पिछले साल मार्च महीने में 2 दिवसीय हड़ताल में भाग लिया था। अदालत ने कहा कि हड़ताल में शामिल किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सरकार केरल सेवा नियम और केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस मामले में अदालत ने अपने पहले के एक आदेश को दोहराते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी हड़ताल में भाग लेता है जो सामान्य जीवन और सरकारी खजाने को प्रभावित करती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है। अदालत के मुताबिक अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार की आड़ में श्रमिकों या यूनियनों को आम हड़ताल की अपील करने या कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि केरल सरकार ने हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को रोकने के बजाय वेतन सहित छुट्टी की अनुमति देकर हड़ताल में मदद की थी। गौरतलब है कि केरल उच्च न्यायालय ने साल 2021 में जी बालगोपालन बनाम केरल राज्य मामले में कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल में भाग लेने के हकदार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के खंड 1(c) के मुताबिक भारतीय नागरिकों को भारत में संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही राज्य को इस पर उचित प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 के खंड 4 में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। हाल ही में मिजोरम में नागरिक समूहों ने गवर्नर हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश से कुकी चिन शरणार्थियों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। इनके मुताबिक कुकी चिन समुदाय के लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, वहां इन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे में इन्हें मानवीय आधार पर शरण दी जाए। इस मामले में मिजोरम से राज्यसभा सदस्य वनलाल वेना का भी कहना है कि भारत में कुकी चीन को प्रवेश से रोकना जातीय आधार पर भेदभाव होगा। इसकी वजह है कि साल 1970 के दशक में बांग्लादेश से हजारों विस्थापित चकमाओं को अनुमति दी गई थी। इसके बाद इन्हें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था। दरअसल बांग्लादेश में बांग्लादेशी सेना और कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष बांग्लादेश के CHT यानी चटगांव हिल क्षेत्र में हो रहा है।
इस संघर्ष की वजह से बीते नवंबर में कुकी चिन समुदाय के करीब 200 से ज्यादा लोग मिजोरम में प्रवेश कर गए थे। यहाँ पर ये मिजोरम के दक्षिण लोंगतलाई जिले में पहुंचे थे। इसके बाद जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बाद भी इनका बांग्लादेश से भारत में आना जारी है। असल में KNA यानी कुकी चिन नेशनल आर्मी एक विद्रोही समूह है। यह समूह चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में सक्रिय है। यह समूह साल 2008 में उभर कर सामने आया था। इसका मकसद कुकी चिन मिजो समुदाय के लिए एक अलग राज्य की स्थापना करना है। इस समूह को म्यांमार के CNA यानी चिन नेशनल आर्मी समूह का समर्थन प्राप्त है। मिजोरम और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके और म्यांमार के कुछ हिस्से में कुकी चिन मिजो समुदाय के लोग रहते हैं। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं। इन सभी को इतिहास में एक ही वंश यानी चीनी मूल वंश से उत्पन्न हुआ माना जाता है। बाद में ये तिब्बत म्यांमार के रास्ते भारत में आए थे। इन समुदायों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत के मिजोरम में भी रहती है। यही वजह है कि ये मिजोरम के नागरिक समूह इनकी भारत में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जोरो यानी जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मिजोरम स्थित एक संगठन है जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की कुकी चिन मिजो जनजातियों के पुनः एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। यह भी मिजोरम में इन समुदायों के प्रवेश की मांग कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसके साथ ही शरणार्थियों के मामले में भारत की कोई घरेलू नीति भी नहीं है। इसके बावजूद भारत पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हैदराबाद के पाइगाह मकबरे के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय मदद देगा। इसकी घोषणा हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूत जेनिफर लार्सन ने की है। घोषणा से पहले लार्सन ने इस ऐतिहासिक मकबरे का दौरा भी किया। लार्सन के मुताबिक भारत में यह ऐसी 5वीं परियोजना है जो AFCP यानी अमेरिकी राजदूत के सांस्कृतिक संरक्षण कोष और वाणिज्य दूतावास द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना को आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा लागू किया जाएगा। इस मकबरे के संरक्षण के लिए अमेरिकी सरकार करीब 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। वाणिज्यिक दूतावास ने अपने एक बयान में कहा कि हमें इन शानदार स्मारकों के संरक्षण के लिए तेलंगाना सरकार के प्रयासों का हिस्सा बनने पर गर्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाइगाह मकबरा का संबंध पाइगाह के शाही परिवार से है। इस शाही परिवार को शम्सुल उमराही परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल खत्ताब के वंशज होने का दावा करते हैं। पाइगाह के अमीरों या रईसों को देश के औसत महाराजाओं की तुलना में धनी माना जाता था। ये ऐसे रईस थे जिनके पास अपने स्वयं के दरबार और महलों को बनाए रखने का विशेषाधिकार था। इसके साथ ही इनकी अपनी निजी सेनाएं होती थी। ये रईस हैदराबाद के निजाम के दाएं हाथ कहलाते थे। हैदराबाद के दूसरे निजाम के समय से इन पैगाहों को क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। गौरतलब है कि पाइगाह एक फारसी शब्द है। इसका मतलब पैर रखने वाली चौकी होता है। पाइगाह मकबरा हैदराबाद के संतोष नगर के पास स्थित है। यह चार मीनार से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। इसे मकबरा शम्स उल उमरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1787 में नवाब तेग जंग बहादुर ने शुरू करवाया था। बाद में इस निर्माण को उनके बेटे अमीर कबीर प्रथम ने कराया था। इस तरह यह मकबरा 18वीं और 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस ऐतिहासिक मकबरे में पाइगाह की कई पीढ़ियों को दफनाया गया है। यह अपनी वास्तुशिल्पीय बनावट के लिए भी प्रसिद्ध है। मकबरे को संगमरमर के चूने से सजाया गया है और इसमें ग्रीक, पर्शियन, मुगल, राजस्थानी, आसिफ जाही और दक्कनी वास्तुशिल्प का मिश्रण देखने को मिलता है। इस तरह यह मकबरा शिल्पीय दृष्टि से एक बेहतरीन नमूना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AFCP यानी अमेरिकी राजदूत के सांस्कृतिक संरक्षण कोष को अमेरिकी विदेश विभाग ने साल 2001 में बनाया था। इसका मकसद अमेरिकी मूल्यों और अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है। इस कोष के माध्यम से अब तक दुनिया भर के करीब 133 देशों में 1100 से ज्यादा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भारत में अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में 23 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और अमूर्त विरासत के प्रलेखन और संरक्षण के लिए करीब $2 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। हाल ही में RBI ने ऐलान किया कि वह मौजूदा वित्तीय वर्ष में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। ये बॉन्ड 2 किस्तों में जारी किए जाएंगे। इन बॉन्ड्स की कुल कीमत 16,000 करोड़ रुपए होगी।
आरबीआई के मुताबिक इन बॉन्ड्स की पहली नीलामी 8,000 करोड़ रुपए की होगी। यह नीलामी 25 जनवरी को रखी गई है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए के 5 साल के और बाकी 4,000 करोड़ रुपए के 10 साल वाले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड होंगे। इनमें बिक्री की अधिसूचित राशि का 5% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। ये बॉन्ड रेपो यानी पुनर्खरीद के लिए पात्र होंगे। इस तरह इन्हें द्वितीय बाजार में खरीदा या बेचा जा सकेगा। साथ ही आरबीआई का कहना है कि इन बॉन्ड्स को एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात प्रयोजनों के लिए भी एक पात्र निवेश माना जाएगा। वहीं अप्रवासी इसमें फुली एक्सेसिबल रूट के तहत निवेश कर सकेंगे। बता दें कि फुली एक्सेसिबल रूट के तहत सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को लेकर कोई सीमा नहीं होती है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि बजट 2022-23 में किए गए ऐलान के मुताबिक केंद्र सरकार अपनी कुल बाजार उधारी के तौर पर ये बॉन्ड जारी करने वाली है। सरकार ने नवंबर 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क जारी किया था। सरकार ने बताया था कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के रूप में किया जाएगा। इससे जुटाई गई रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा। गौरतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बाजार उधारी 14.21 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान जताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर सरकारी समूहों और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका मकसद पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए बाजार से रकम जुटाना होता है। इस तरह इनका मकसद ऐसी परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना होता है जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होती है। गौरतलब है कि ग्रीन बॉन्ड्स को यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने साल 2007 में लॉन्च किया था। हाल ही में हवाई द्वीप स्थित खिला हुआ ज्वालामुखी से लावा निकलने की खबर आई है। यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक इसमें जल्द विस्फोट होने की संभावना है। इसके पहले यह ज्वालामुखी सितंबर 2021 में फटी थी, फिर लगभग 16 महीने बाद यह शांत हुई थी। जानकारों का कहना है अभी तक इसके फटने से यहां रहने वाले समुदाय को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। यूएसजीएस ने चेतावनी दी है कि ज्वालामुखी धुएं की उच्च मात्रा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वे नीचे की ओर बैठती है। नतीजतन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे तत्व पर्यावरण में ज्वालामुखी स्मॉग का निर्माण करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। अन्य खतरों के रूप में पेले के बाल शामिल हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। असल में ये पतले कांच के रेशे होते हैं जिन्हें पेले के बाल के रूप में जाना जाता है। इनका नाम ज्वालामुखी देवता पेले के नाम पर रखा गया है। इनका निर्माण बहते हुए लावा के जमाव से होता है। पेले के बालों की लंबाई कुछ फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन इनकी मोटाई केवल 1 माइक्रोन यानी 0.001 मिलीमीटर होती है। ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत पृथ्वी के अंदर मौजूद गैस, लावा, पत्थर के टुकड़े सहित अन्य पदार्थ एक छिद्र के माध्यम से बाहर आते हैं। जब ये पदार्थ पृथ्वी के अंदर होते हैं तो इसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पदार्थ पृथ्वी के बाहर आते हैं तो इनको लावा कहा जाता है। बता दें कि यह ज्वालामुखी यूएसए के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस ज्वालामुखी के पश्चिमी और उत्तरी ढलान यहाँ स्थित दूसरे प्रमुख ज्वालामुखी मोना लोआ के साथ मिलते हैं। यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने मधुमक्खियों से जुड़ी दुनिया की पहली वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है। इसका मकसद मधुमक्खियों को अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाना है। साथ ही मधुमक्खियों की होने वाली मौतों के आंकड़े में कमी लाना है। वैक्सीन को अमेरिकी बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ ने तैयार किया है। अभी वैक्सीन को केवल वाणिज्यिक उपयोग हेतु सशर्त मंजूरी दी गई है। जानकारों के मुताबिक इस बीमारी की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, लेकिन वर्तमान में यह बीमारी लगभग पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुकी है। दरअसल AFB यानी अमेरिकन फाउल ब्रूड मधुमक्खी के छत्ते से संबंधित एक संक्रामक रोग है। यह रोग बीजाणु बनाने वाले जीवाणु पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होता है। यह संक्रमण तब होता है जब मधुमक्खियों का लार्वा या प्यूपा विकसित हो रहा होता है। यह जीवाणु पर्यावरण में कई वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम है। यह संक्रमण स्वस्थ मधुमक्खियों सहित पूरे छत्ते को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वयस्क मधुमक्खी की तुलना में लार्वा के संक्रमित होने की ज्यादा संभावना रहती है। जब कोई लार्वा AFB से संक्रमित हो जाता है तो वह खाना बंद कर देता है और अंततः मर जाता है। बाद में संक्रमित लार्वा एक भूरे चिपचिपे पदार्थ में विघटित हो जाता है।
नतीजतन इसकी तीक्ष्ण गंध के साथ इसको पहचानना आसान हो जाता है। जानकारों के मुताबिक मधुमक्खियों की घटती संख्या आने वाले समय में खाद्य अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शोधकर्ताओं ने इस वैक्सीन को शुगर केक के साथ मिलाकर देने का तरीका निजात किया है। इनका कहना है कि इसे उस छत्ते में रखा जाएगा जिसमें रानी मधुमक्खी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप खाने के बाद इसके बैक्टीरिया मधुमक्खी के अंडों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अमेरिकन फाउल ब्रूड को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। ऐसे में छत्तों को नष्ट करना या संक्रमित हिस्सों को पता करके खत्म करना ही एक बेहतर उपाय हो सकता है। हाल ही में साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। इसे यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के समर्थन से जारी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों ने ओजोन छिद्र के साल 2066 तक भरने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान एंटार्कटिका के ऊपर स्थित ओजोन छिद्र के लिए लगाया गया है, जबकि आर्कटिक के ऊपर साल 2045 तक भरने का अनुमान है। वहीं दुनिया के बाकी हिस्सों में ओजोन छिद्र के साल 2040 तक भरने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से संभव हो सकेगी, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ हानिकारक औद्योगिक रसायनों का सफल उन्मूलन हो सका है। इस तरह ओजोन परत की साल 1980 वाली स्थिति में आने की उम्मीद जताई गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित लगभग 99% पदार्थों को अब उपयोग से हटा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत की निश्चित रिकवरी संभव हो रही है, हालांकि यह धीमी गति से हो रही है। साल 2000 के बाद से ओजोन छिद्र के क्षेत्रफल और गहराई में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इस तरह वायुमंडल के ऊपरी समताप मंडल में ओजोन परत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण होने वाले जोखिम में कमी भी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओजोन एक गैस है। यह वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। वहीं ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का एक पतला हिस्सा है। यह सूर्य से आने वाली लगभग सभी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह पृथ्वी की सतह से करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद है। ओजोन का करीब 90% हिस्सा समताप मंडल में पाया जाता है। गौरतलब है कि ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है, लेकिन यह ऊपरी समताप मंडल में असाधारण रूप से पतली होती ओजोन परत का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ही आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है। बता दें कि साल 1974 में पहली बार शेरवुड रोलैंड और मारियो मोलिनो ने इंगित किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस समताप मंडल की सांद्रता में कमी ला रही है। हाल ही में पारसनाथ पहाड़ी से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। हालांकि पहले यह विवाद केंद्र सरकार और जैन समुदाय के बीच में था, लेकिन आदिवासियों के इस विवाद में कूद पड़ने से विवाद ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। जहां जैन समुदाय पारसनाथ पहाड़ी और इसके सम्मेद शिखर को अपना धार्मिक स्थल होने का दावा करती है, वहीं आदिवासी लोग इसके मारंग बुरु होने का दावा करते हैं। साथ ही वे केंद्र सरकार से इस स्थल को मारंग बुरु स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी भाषा में मारंग बुरु शब्द उनके सर्वोच्च देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2019 में इस पवित्र पहाड़ी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म क्षेत्र घोषित किया। जैन समुदाय ने इस पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। उनका तर्क था कि अगर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म घोषित किया गया तो यहाँ शराब और मांसाहारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और यह उनकी आस्था के खिलाफ है। इसलिए इसे वे धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता देने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन आदिवासियों ने इस मांग का विरोध किया है। असल में मारंग बुरु की पूजा करने के क्रम में जानवरों की बलि देते हैं, जो उनकी पूजा अर्चना का आवश्यक भाग है। इसलिए आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड के अलावा दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में विरोध के बाद सरकार ने अपने इको टूरिज्म फैसले को रद्द कर दिया। वहीं आदिवासी समुदाय इस क्षेत्र को जैनियों से मुक्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि सम्मेद शिखर जी झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम जैनों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए ये जैनों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। जानकारों के मुताबिक यहाँ जैन तीर्थंकरों के चरण चिन्ह भी मौजूद है। साथ ही यहाँ के कुछ मंदिर 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर में एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा मणिपुर के इम्फाल जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है।
खबरों के मुताबिक इस प्रतिमा की ऊंचाई 122 फुट है। इसमें मणिपुर पोनी यानी टट्टू पर बैठे हुए एक पोलो खिलाड़ी को दिखाया गया है। इस संदर्भ में किए गए एक ट्वीट में गृह मंत्री ने कहा कि इससे निश्चित रूप से सागोल कांगजेई या पोलो खेल की विरासत को बढ़ावा मिलेगा। इससे मणिपुर के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरणा मिलेगी। मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पोलो टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। गृह मंत्री की माने तो मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स को मणिपुर पोनी के संरक्षण के तरीके के रूप में विकसित किया गया है। वहीं इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स बनाने से कहीं ज्यादा मणिपुर पोनी के आवास को बचाने और उनके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधुनिक पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर के स्वदेशी खेल सागोल कांगजेई से मानी जाती है। इसमें खिलाड़ी घोड़ों की सवारी करते हुए खेल खेलते हैं। इसमें खिलाड़ी विशेष रूप से मणिपुरी पोनी की सवारी करते हैं। यह जानकारी 14वीं शताब्दी के एक रिकॉर्ड में दर्ज है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक मणिपुर के देवता राजा कंगबा को 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वहीं पहला संगठित सागोल कांगजेई मैच 33 ईस्वी में एक अन्य मणिपुरी राजा नोगड़ा पखंगबा के आदेश के तहत आयोजित किया गया था। तब से सदियों तक यह खेल मणिपुरी संस्कृति का अभिन्न अंग बना रहा। गौरतलब है कि इम्फाल पोलो मैदान को साल 1991 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे पुराने पोलो मैदान के रूप में दर्ज किया गया था। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक मणिपुर में पोलो खेल की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। वहीं मणिपुरी पोनी भारत की 5 मान्यता प्राप्त घोड़ों की नस्लों में से एक है। मणिपुरी समाज के लिए इसका एक शक्तिशाली सांस्कृतिक महत्व है। एक स्रोत के मुताबिक मणिपुरी पोनी की उत्पत्ति मंगोलियाई और अरेबियन घोड़े प्रजाति के बीच एक क्रॉस ब्रीडिंग से हुई थी। कुछ पांडुलिपियों में इसे मंगलसा या मंगोलियाई जानवर के रूप में जाना जाता है। मणिपुर की पौराणिक कथाओं में मणिपुरी पोनी को मणिपुर के संरक्षण देवताओं में से एक माना जाता है। वहां एक मंदिर में इसकी पूजा भी की जाती है। बीते दिनों रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस रीच आउट कार्यक्रम में 80 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त सहित रक्षा विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। इसके जरिए रक्षा मंत्री ने विभिन्न देशों के रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को एरो इंडिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। एरो इंडिया को रक्षा मंत्री ने एक प्रमुख वैश्विक विमानन व्यापार मेले के रूप में मान्यता दी है। इनका कहना है कि यह कार्यक्रम विभिन्न देशों को अपने एरोस्पेस और रक्षा उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। आपको बता दें कि एरो इंडिया एक द्विवार्षिक एयर शो यानी विमानन प्रदर्शनी है, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कार्यक्रम है। इसके 14वें संस्करण का आयोजन 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु स्थित येलहंका वायुसेना स्टेशन में होना प्रस्तावित है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। जानकारों के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। इस साल इसके प्रमुख आयोजनों में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, स्पीड और एक सीईओ गोलमेज सम्मेलन भी शामिल है। हाल के वर्षों में भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक देश के रूप में उभरा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 8 गुना बढ़ा है। वर्तमान में भारत 75 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मकसद विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। 2022-23 के बजट में इस पहल को शुरू करने की घोषणा की गई थी। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर आधारित है। इसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था। साथ ही देश भर के 112 जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। जानकारों के मुताबिक एबीपी कार्यक्रम शुरू में कुल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। इन ब्लॉकों की पहचान सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इनमें आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों के हैं। इन ब्लॉकों में उत्तर प्रदेश के 68, बिहार के 61, मध्य प्रदेश के 42, झारखंड के 34, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 29 शामिल हैं। हालांकि बाद में राज्यों को अन्य ब्लॉकों को कार्यक्रम में शामिल करने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सहित अन्य क्षेत्रों के विकास संकेतकों के प्रदर्शन के आधार पर इन ब्लॉकों की
त्रैमासिक रैंकिंग जारी करेगा। पहली रैंकिंग इस साल अप्रैल में जारी होने की संभावना है। सरकार ने राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अन्य संकेतकों को शामिल करने की छूट दी है। हाल ही में SASY यानी सोशल अवेयरनेस सोसाइटी फॉर यूथ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट PEMSR यानी द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के कार्यान्वयन की स्थिति पर आधारित है। संगठन ने इसके लिए साल 2021-22 में तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में मैला ढोने, सीवर टैंक से होने वाली मौतों, सफाई कर्मचारियों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव की घटनाओं से जुड़े 21 मामलों का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में शामिल ज्यादातर लोग अनुसूचित जनजाति से थे। इनमें 15 मामलों में FIR दर्ज की गई थी। हैरानी की बात यह है कि इनमें केवल 6 मामले PMSR अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के मुताबिक पिछले 29 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर सीवेज टैंकों की सफाई करने के क्रम में 989 सदस्यों की मौत हुई। अपर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय और तकनीकी सहायता में कमी को वजह बताया गया है। रिपोर्ट में मौतों को रोकने के लिए स्थानीय सरकार से प्रभावी निगरानी की अनुशंसा की गई है। साथ ही ऐसी मौतों को रोकने के लिए जैव शौचालयों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा हाथों से मानव अपशिष्टों की सफाई करने या सर पर उसे ढोने को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार इस प्रथा को रोकने से संबंधित प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। आपको बता दें कि PEMSR अधिनियम साल 2013 में पारित किया गया था। इसका मकसद मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाना है। इसमें सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई को प्रतिबंधित करने से संबंधित प्रावधान शामिल है। अधिनियम के तहत इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। अधिनियम में राज्यों को मैला ढोने वालों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए उपाय करने हेतु जिम्मेदार ठहराया गया है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुकी चिन नेशनल आर्मी एक विद्रोही समूह है। 2. ये समूह साल 2008 में उभरकर सामने आया था। और 3. कुकी चिन समुदाय चीनी मूल वंश से उत्पन्न हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C केवल 1 और 2 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, किलाउआ ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप के हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कथन 2, इस ज्वालामुखी के पश्चिमी और उत्तरी ढलान दूसरे प्रमुख ज्वालामुखी एटना के साथ मिलते हैं। और कथन 3, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या फिर D उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आदिवासी मारंग बुरु शब्द अपने सर्वोच्च देवता के लिए प्रयोग करते हैं। 2. केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पारसनाथ पहाड़ी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। और 3. पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैनों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पड़ा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। 2. ये कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आधारित है। और 3. कार्यक्रम के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 3, C केवल 1 और 2 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला और अंतिम प्रश्न, सुर्खियों में रहा पाईगाह मकबरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? A तेलंगाना, B आंध्र प्रदेश, C कर्नाटक या फिर D दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया है। पृथ्वी 2 स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को 1982-83 में भारत के राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि साल 1996 में इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया गया था। इसके बाद साल 2003 में इसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था। सरकार के मुताबिक आगामी फरवरी माह में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया जाएगा। इसका मकसद भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारतीय मसाला व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करना भी इसका मकसद है। भारत को मसालों का कटोरा कहा जाता है। वहीं भारत में मसालों के उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी राज्यों में से एक है। यही वजह है कि आयोजन स्थल के रूप में मुंबई को चुना गया है। गौरतलब है कि भारत में ज्यादातर मसाला व्यापार साल की अंतिम तिमाही के दौरान होता है। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद पूरे देश में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से देश भर के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हितधारक और समर्थकों तक पहुंचना है। इसमें इच्छुक उद्यमियों के लिए नॉलेज शेयरिंग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इन सत्रों में सरकारी अधिकारियों, कॉरपोरेट्स और निवेशकों जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल किया जा रहा है। हाल ही में कोरोजन प्रतिरोधी निकेल धातु मिश्रण की परत चढ़ाने की एक नई विधि को विकसित किया गया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। यह विधि पर्यावरण की दृष्टि से विषाक्त क्रोम कोटिंग को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस विधि में निकेल और टंगस्टन आयनों से युक्त पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट टंगस्टन और निकेल को मजबूत करने के स्रोत हैं। हाल ही में तमिलनाडु के उदगमंडलम के पास एक स्थानिक प्रजाति को 120 से ज्यादा सालों बाद फिर से देखा गया है। यह प्रजाति रोव बीटल्स या घुमक्कड़ भृंग के एक परिवार से संबंधित पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। यह मोनिएडिस एंड्रीवेसी जीनस से संबंधित है। इसे पहली बार साल 1903 में वर्णित किया गया था। आपको बता दें कि भारत में मोनिएडियस की 2 अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हालांकि इनके भौगोलिक स्थानों की सटीक पहचान नहीं की गई है। बीते दिनों फातिमा शेख के जन्म दिवस के अवसर पर गूगल ने उनके सम्मान में डूडल बनाया था। फातिमा शेख का यह 192वां जन्म दिवस था। इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था। ये 19वीं सदी में महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक थी। इन्हें आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। ये लड़कियों की शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। इन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की सहयोगी के रूप में कार्य किया था। बीते दिनों केरल को पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया। इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मुताबिक अब केरल में सभी बैंकिंग खातों में कम से कम एक उत्पाद डिजिटल रूप से सक्षम है। वहीं 2021 में त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। त्रिशूर जिले ने यह मुकाम भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के तहत हासिल किया था। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें जापान ने पहला स्थान हासिल किया है। इसका मतलब है कि जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर है। जापान का पासपोर्ट दुनिया के 193 देशों में बिना वीजा के जाने की अनुमति देता है। वहीं सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों दूसरे स्थान पर हैं। इनके पासपोर्ट से 192 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता है। इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है। भारतीय पासपोर्ट दुनिया के 59 देशों में बिना वीजा के जाने की अनुमति देता है। गौरतलब है कि साल 2022 में भारत ने इसमें 87वीं रैंक हासिल की थी।
बीते दिनों गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग द्वारा नवीनतम पक्षी गणना की गई है। यह गणना गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित दीपोर बिल आर्द्र भूमि में की गई है। इसमें 96 प्रजातियों से संबंधित 26,747 पक्षियों को दर्ज किया गया है। वन्यजीव प्रभाग के मुताबिक इस बार गिनी हुई कुल जल पक्षी प्रजातियां पिछली बार की तुलना में 30 अधिक हैं। वहीं फरवरी 2022 के बाद यह इस तरह की दूसरी गणना है। पिछली बार 66 प्रजातियों से संबंधित 10,289 पक्षियों को दर्ज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीपोर बिल असम की एक रामसर साइट है। यह असम की एकमात्र रामसर साइट है। इसे पक्षियों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह असम में ताजे पानी की झील है, लेकिन अतिक्रमण के कारण इसके क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से गंगा नदी क्रूज का उद्घाटन किया है। इसे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक की यात्रा की जा सकेगी। इस क्रूज की कुल यात्रा अवधि 51 दिनों की होगी और यह लगभग 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यात्रा के दौरान यह 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। खबरों की माने तो यह दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।